जी हमने लास्ट टाइम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे जिनको हम वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। तो हम उसको जो है मज़ीद बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे और आगे उनकी फर्दर सब टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे कि जो हमने आगे पढ़नी है। और जो हमारे पास जो है उसकी कौन कौन सी करेक्शन वाले पोर्शन जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ अभी। तो अभी आपके सामने बोर्ड आ रहा होगा, वाइट बोर्ड आपके सामने आया है या नहीं आया? तो ये आप लोग बताएंगे मुझे। कैन यू सी द वाइट बोर्ड? सर आ गया। जी ठीक हो गया। तो अब हमने कल ये पढ़ा है, कल पढ़ा ये था कि हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हम वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, हम उनको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हमने ये स्टार्ट किए थे। हमने उसमें कुछ नई चीज़ें डिस्कस की थी जो कि थोड़ी सी यू में से कि वो लेस नोन होती हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा नाउन। तो नाउन आपको जब मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया कि नाउन की जो है वो टाइप्स होती हैं बहुत सारी। ठीक हो गया। नाउन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। और वो जो है वो हमने डिस्कस की थी कि प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। बहुत सारे नाउन होते हैं, वो सारे के सारे हमने आगे जाके पढ़ने हैं। तो ये हमने जस्ट अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर हमने उसके बाद प्रोनाउन को डिस्कस किया था और आपको मैंने बताया था कि सिर्फ ही शी इट ही प्रोनाउन नहीं होते। प्रोनाउन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इवन वर्ड्स लाइक विच और हु वगैरह ये भी प्रोनाउन के तौर पे एक्ट करते हैं। हिमसेल्फ देमसेल्फ वगैरह भी प्रोनाउन होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं वो डेफिनेटली हम करेक्शन वाले पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो नाउन और प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं, मोस्टली नाउन्स को, वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये तीन हो गए थे। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो फोर्थ, और आगे सारे के सारे जो है हम करेंगे। तो आज हमारा जो फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है, मैं स्टूडेंट्स को ऐड कर लूँ जी, जिसे हम वर्ड क्लास कहेंगे, वो होगा वर्ब। अब ये जो वर्ब है, अब हमने डेफिनेटली इसको एडवांस लेवल पे पढ़ना है। हमने वो ग्रेड 5 ग्रेड 10 लेवल तक का नहीं पढ़ना। हमने ये पढ़ना है कि एडवांस लेवल पे जो वर्ब होता है उसको हम जो है किस तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने भी क्लास ज्वाइन की है, 4-5 ने, तो उनको मैं जो है वो बात को रिवाइज कर दूं कि आज हमने जो प्रीवियस हमने पढ़ लिया था ये तीन, दीज थ्री हैव बीन डन, दीज थ्री हैव बीन टॉट, यू हैव बीन टॉट व्हाट दे आर, एंड देन यू आल्सो हैव बीन टोल्ड व्हाट आर देयर टाइप्स। और फर्दर डिटेल से टाइप्स तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब। अब वर्ब जो है, अब आप ये पढ़ते आते हो, पढ़ते आए हो कि वर्ब जो है वो एक्शन होता है। यही डेफिनेशन आप पढ़ते हैं कि कोई भी जो काम होता है वो एक्शन होता है। लेकिन अच्छी जो बुक्स होती हैं उसमें ये लिखा होता है कि जो वर्ब होता है वो एक एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग होता है। एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग होता है वर्ब। फोर्थ, तो एक्चुअल डेफिनेशन जो वर्ब की होती है वो ये होती है कि ये एक्शन होगा या क्या होगी, आइदर इट विल बी एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो अब आप ये मुझे बताएंगे कि ये स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब है। और आगे वर्ब की बहुत सारी टाइप्स हैं, ये आपने याद रखना है कि हमने इसको एडवांस लेवल पे, वर्ब कोई भी एक्शन होता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो ये एक वर्ब है। आप स्टडी कर रहे हैं, आम, आप कोई भी एक्टिविटी, ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग है, कोई भी जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, वर्ब होगी, वो एक्शन होगा। कोई भी जो फेल, कोई भी जो काम होगा वर्ब होगा। अब वर्ब की डेफिनेशन जो अच्छी बुक्स में लिखी होती है वो क्या है कि स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, ये स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ाने से पहले आपको पता है कि वर्ब की तीन टाइप्स होती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्ब की तीन टाइप्स कौन सी होती हैं? कैन यू टेल मी इफ एनी वन नोज? एक होता है एक्शन वर्ब, ये अब आपने याद रखना है, यानी कोई भी जो काम होगा वो होगा एक्शन वर्ब। दूसरा जो वर्ब की टाइप होगी उसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, या जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी। क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी, या हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे। और वर्ब की जो तीसरी टाइप होती है वो होती है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब आप लोगों ने पढ़े हुए हैं? मॉडल वर्ब बताएगा कोई बच्चा, ये मॉडल वर्ब क्या होते हैं?
कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। कुछ लोग तो मॉडल वर्ब को भी कहते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हैं, लेकिन उनको हम अलग क्लासिफाई करते हैं। अब वर्ब की क्या टाइप्स हो गई? तीन। तो हम क्या तीन टाइप्स कैसे? एक एक्शन वर्ब, कोई भी जो काम होगा वो एक्शन वर्ब होगा। फिर हमने जो है वो पढ़ा, जो दूसरी दूसरी जो चीज़ हमने पढ़ी कि दूसरे वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फिर मॉडल वर्ब। आज इस मॉडल के जो स्पेलिंग है ना, ये ज़रा गौर से देखो आप लोग, MODAL है, ये EL नहीं है। जो वर्ड होता है ना मॉडल, MODL के मॉडल है, फलां ये फलां चीज़ का मॉडल आया है, या फलां जो है वो बंदा मॉडल है, फिल्म है, एक्ट्रेस या एक्टर मॉडल है, वो नहीं। ये MODL मॉडल है। ये कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड वगैरह। तो ये तीन टाइप्स होती हैं वर्ब की। अब पॉइंट ये है कि जो वर्ब की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि स्टेट ऑफ बीइंग भी। अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? अच्छा, अब ये देखें कि मैं कहता हूं कि ही इज स्लीपिंग। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा आपके सामने, ही इज स्लीपिंग। दूसरा मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही इज ऑनेस्ट, या ही इज ऑन रूफ। चले, ही इज ऑन रूफ, ये वो छत पे है। ये दो जुमले आपके सामने लिखे हुए हैं। इन दोनों में इज है, लेकिन इन दोनों में इज का जो रोल है वो डिफरेंट है। आप क्या, आपको बच्चा बता सकता है कि इनका रोल क्या डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है दोनों का? कि इज है दोनों में, इज। तो आपको कोई इनके इनके रोल में फर्क नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है? यस सर। जी जी, यू कैन प्लीज टेल मी इफ यू वांट टू टेल, जो राइट। जो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें इस हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। और वेरी जो गुड। सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, जो सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट कर रहा एक्सीलेंट, है। वेरी गुड। ये देखें, इन्होंने बताया है कि जो इज है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब, जिसे मैंने ऊपर में बताया ऑक्सिलरी। याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये हमने सारे पढ़ने हैं। जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की है वो ये देखें कि हमने तीन पढ़े थे। हम आगे वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब की आगे कैटेगरीज जो हैं वो पढ़ रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि वो है कहाँ? इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। एक बंदा कहाँ है? एक बंदा किधर है? रूफ पे है, छत पे है। तो अब इस जो है वो उसकी स्टेट बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। तो याद रखें, ये तो वर्ब की जो कंप्लीट डेफिनेशन होती है कि वो एक्शन होता है या स्टेट ऑफ बीइंग होता है। या वो एक्शन होता है या वो क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग होता है। कि किसी बंदे की स्टेट बताता है कि वो बंदा कहाँ है या कैसा है। मैं ये भी कह सकता हूँ ही इज़ ऑनेस्ट। तो वो भी क्या होगा? स्टेट ऑफ बीइंग होगा। जब स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो वो जो वर्ड होगा ना, ये जो ऑक्सिलरी होगा, ये बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये इसको हम कहेंगे कि ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है, या जिस तरह आपने कहा कि ये एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब वर्ब की बहुत सारी टाइप्स हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब, हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, हम पढ़ेंगे जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स, वर्बल्स, इन्फिनेटिव्स। तो वो सारी टाइप्स जब हम इसकी आगे फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये सीखना है कि वर्ब होती क्या चीज़ है। क्या आपको इस चीज़ की समझ आ गई, वर्ब की पूरी डेफिनेशन? मैं आपको पार्ट स्पीच इस लिहाज से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई ना कोई चीज़ नई पता चले। तो हमने चार पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं। आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी नाउन्स की, प्रोनाउंस की, एडजेक्टिव्स की और वर्ब की। और मेन बात यह है कि कोई ना कोई नया एस्पेक्ट पता चला होगा MD कैट के लिहाज से। एडवांस लेवल की बात कोई ना कोई पता चली होगी। अब वर्ब के बाद हमारे पास जो है वो प्रेपोजिशन आती है। जो फिफ्थ हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। आपको ये पता है कि वर्ड्स लाइक डाउन, अंडर, अपॉन, बीनीथ, ठीक है, ऑन, इन, ठीक है, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस हैं। इन, ऑन, अपॉन, ऑफ, ठीक है, मोस्टली ये प्रेपोजिशन के तौर पे एक्ट करते हैं। डबल एफ वाला ऑफ, तो दीज ऑल आर प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? सवाल ये है। अच्छा, अब आपने ना जब पेपर दिए देने हैं भी आप लोगों ने, तो आपके वो फ्रेजल वर्ब्स आएंगे। और आमतौर पे आप ये देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब में वही होता है कि जी एक एक वर्ब के साथ ना आगे लगी होती है प्रेपोजिशन, ऐसे ही होता है ना। ईडियम्स के साथ प्लस प्रेपोजिशन लगी होती है। और आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जी या एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन लगी होती है ना। एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ये नहीं होती कि ये जी वर्ब के बाद आएंगे या एडजेक्टिव के बाद आएंगे। जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना वो प्रेपोजिशन की, वो है प्री पोजिशन। प्री, पहले, पोजिशन।
ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले लगाए जाते हैं। तो जो प्रेपोजिशन होती है वो किससे पहले लगती है? नाउन से। और उस नाउन का रिलेशनशिप शो करेगी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन से पहले आती है। अब इसमें ना एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे। अब आप आपके जहन में इस तरह की चीज़ें भी आएंगी कि बाज़ दफ़ा प्रेपोजिशन एंड पे भी लगी होती है ना। इसलिए मैं से आप में से कहता हूँ मैं किसी को, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, कि आप किस चीज़ को देख रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू। तो प्रेपोजिशन एंड पे लगी है, वो एक्सेप्शनल केस है। जो एक्सेप्शनल केस है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली प्रेपोजिशन कहाँ लगी होती है, वो नाउन से पहले लगी होती है। मिसाल देता हूँ, कैट, द कैट इज अंडर, ठीक है, द टेबल, अंडर द टेबल। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और लिखता हूं, ही इज गुड एट कुकिंग। या हमारे पास ही इज गुड एट ड्राइविंग, नहीं, ये तो जेरंड हो जाएगा। जेरंड नहीं करते। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ। गुड एट मसलन क्रिकेट, ही इज गुड एट क्रिकेट, क्रिकेट में वो अच्छा है। ठीक हो गया। इसको हम अरेज करते हैं, गुड एट क्रिकेट। अच्छा, अब ये आप लोग देखेंगे, एक थोड़ा सा आपको ये समझने में मदद मिलेगी। अब आप ये अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने, ये पता है आपको कि इधर प्रपोजिशन अंडर है और इधर जो है वो ए एट है, राइट। अब ये टेबल भी नाउन है और ये क्रिकेट भी नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्रिकेट। अच्छा, ये टेबल से पहले आई है और ये प्रपोजिशन क्रिकेट से पहले आई है, दोनों नाउन से पहले आई है। लेकिन इधर देखें कि ये जो प्रपोजिशन है, ये रिलेशनशिप शो कर रही है टेबल और कैट का। और इधर रिलेशनशिप हो रहा है क्रिकेट और गुड का, कि गुड एट। गुड एडजेक्टिव है ना। गुड क्या है बताएं आप लोग, बताएं ना क्या है गुड पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से। हाँ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही है, ठीक है। एडजेक्टिव। तो मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई थी प्रेपोजिशन की, वो ये थी कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक शो करेगी नाउन का। और वो प्रेपोजिशन जो होती है वो नाउन से पहले आएगी। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है प्रेपोजिशन की। व्हाट इज द डेफिनेशन? दैट इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड शो द रिलेशनशिप ऑफ दैट नाउन विद एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच। वो जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। मल्टीपल उसके जो है वो केसेस होते हैं, ठीक है। अब हम जब इसको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो हम प्रेपोजिशन की कई जो है वो टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रेपोजिशन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की उसके यूजेस पढ़ेंगे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेकिन आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है। आज हम जस्ट पार्ट ऑफ स्पीच को ही ख़त्म करते हैं। अब हमारे पास सिक्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है। एक्चुअली एडवर्ब को हमने पहले पढ़ाना चाहिए था। ये मैं आपको एडवर्ब सबसे एंड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वालिफाई करता है, एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और ये अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको एंड पे, ठीक है ना, क्योंकि ये आमतौर पे मुश्किल पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर किया जाता है। सो आई शैल बी टीचिंग यू एट द वेरी एंड इन टुडेज लेक्चर। अच्छा, अब हमारे पास, और रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों। अब हमारे पास जो सातवां पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन के बाद, वो होगा कंजंक्शन। कंजंक्शन। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग, मैंने भी एफएससी की है तो बहुत अरसा पहले की थी। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन, लफ्स जंक्शन। फिजिक्स में जंक्शन होता है नहीं, जंक्शन, एनपीएन जंक्शन। क्या होता है जंक्शन का मतलब? जोड़ने वाला। जोड़ने वाला, गुड, जोड़, हाँ यही है ना, जोड़। रेलवे जंक्शन भी होता है, जोड़ है। तो ये वर्ड्स वो हैं जो जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, या आपके फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या वर्ड्स को। जैसे हमारे पास मोस्ट फेमस जो हैं वो ये दो हैं, एंड बट, ठीक है। ये दो, एंड और बट। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि, एक जैसे दो जुमले अलग बोलता हूँ मैं, शी इज़ पुअर, ठीक है, शी इज़ पुअर, आप सुने सिर्फ। और एक और जुमला बोलता हूँ, हर सिस्टर इज़ रिच, ये फुल स्टॉप लगाने के बाद दूसरा जुमला है। तो अगर इन दोनों जुमलों को आपस में मैं जोड़ना चाहूँ तो मैं क्या लगा सकता हूँ इन दोनों के दरमियान? एक ही जुमला बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊंगा, आप लोग बताएं मुझे।
बट। बट भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, चलें बट ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आपने इवन, बल्कि आपने ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस पढ़ी भी होंगी आप अपने, अगर आपका फेडरल बोर्ड है। बहरहाल पॉइंट ये है कि ये कंजंक्शंस हैं जो कि जोड़ती हैं। अब कंजंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी होती हैं। तो ज़ाहिर है वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस या सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, ये थोड़ा इसमें आज पेन में इशू है। सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग, ये हम इंशाल्लाह जो है वो बाद में पढ़ेंगे। तो ज़ाहिर इसकी टाइप्स हैं आगे बहुत सारी। हमारे पास जो आठवां पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है इंटरजेक्शन। इसको इंटरजंक्शन मत बोलिएगा, इंटर, अक्सर बच्चे इसको इंटरजंक्शन बोलते, इंटरजेक्शन। आप में से कोई बच्चा जो है वो उस पर क्लिक कर रहा है बोर्ड के ऊपर ना, तो आप उसके ऊपर स्वाइप ना करें, फिर वो बोर्ड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप ये होता है ना, इंटरेक्टिव होता है, आप भी इसमें एडिट कर सकते हैं। इंटरजेक्शन, अब ये वो वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, इनका लिटरल मीनिंग कोई नहीं होता। जैसे वर्ड है वाओ, हैरानगी के लिए, या लाइक अल्लास और हुर्रा। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं विच शो योर इमोशंस। और इमोशंस हमारे बहुत सारे होते हैं, गुस्से के, गम के, नफरत के, खुशी के, अफसोस के। तो वो बहुत सारे हैं, ये उन्हें सिर्फ हुर्रा अल्लास नहीं होता, और भी बहुत सारे हैं। जैसे एक होता है, आई थिंक यू होता है, एक होता है यू, यू, ये इनके बाद। इसका मतलब कि कोई ना, आप ना जो है वो जिसमें आप नाराजगी का इजहार करें, ना पसंदीदा का इजहार, वाह अल्लाह सुरा वगैरह। नाइन पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है हमारे पास आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल। अब आर्टिकल आपको पता है कि ये ए, एन और दा होते हैं। इनकी भी क्लासिफिकेशन की जाती है कि ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और दा जो होते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। बाज़ बुक्स में इसको सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर भी नहीं किया जाता, राइट। तो इसको बाज़ लोग इसको एट पार्ट ऑफ स्पीच ही कहते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच नौ के नौ हो गए हैं, लेकिन अब हम आते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ, एडवर्ब की तरफ, जो कि मैंने आपको छोड़वा दी थी और मैंने कहा था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। और इसकी वजह यह है कि सबसे मुश्किल पार्ट ऑफ स्पीच ये है समझना, और इसकी डेफिनेशन भी सबसे लंबी है। तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी कि ये भाई ये क्या चीज़ होती है। और बल्कि हमारे एक टीचर थे, वो ये कहते थे कि जी अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि कोई वर्ड क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के, अभी प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, तो फिर वो आमतौर पे एडवर्ब होता है। अच्छा, आप मुझे एक बता सकते हो आप लोग कि जो लफ्ज़ होता है नॉट, NOT, नॉट, आपके ख्याल में ये क्या है? मतलब क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, आर्टिकल है? क्या ख्याल है आपका नॉट का, NOT, नॉट है जो जहन में आ रहा है बता दे, आप सर बता, नहीं सब। बता दिया करेंगे, नहीं जो आपके जहन में आ रहे आप आई बता। थिंक हाँ एडवर्ब है। जी। सर आई थिंक एडवर्ब है। अच्छा, आपके ख्याल में एडवर्ब है, और इसके अलावा आपकी किसी और की ओपिनियन इस बारे में? कोई और बच्चा, इन्होंने एडवर्ब की कहा है, और कोई स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट? चलें, नॉट वाकई एडवर्ब है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि अक्सर लोग ना उसको समझते हैं कि भी छोटा सा वर्ड है तो ये वो होगा, लाइक मे बी ये प्रेपोजिशन होगा ही नहीं, एडवर्ब भी है। अच्छा, एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब की डेफिनेशन जो बुक में लिखी होती है कि ये एडवर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि मोस्टली तो ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? मोस्टली। और बाज़ दफ़ा ये एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब ये है कि उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। और बाज़ दफ़ा ये जो है ये अदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। अब ये बड़ा टेक्निकली आपने समझना है, अगर आपको ये, मतलब जिन बच्चों ने ये अच्छे तरीके से पढ़ा है उनको तो ये मुश्किल नहीं लगेगा कि जी हमें पहले से पता है, लेकिन पॉइंट ये है कि मेरा एक्सपीरियंस ये होता है कि अक्सर बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता होता। इवन व्हेन दे आर इन क्लास 12 में भी, आर इन एट, इवन मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी BS फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती होती। एडवर्ब जो होता है, अब मैं देखें, मतलब मैं आपके बाद मैं एक कहता हूँ कि ही इज़ वॉकिंग, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज़ वॉकिंग, सिंपल सा सेंटेंस है ना, ही इज़ वॉकिंग। एक बंदा चल रहा है, उसकी मैं एक्शन डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ही जो है प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग वर्ब है।
अगर मैं कहूं ही इज वॉकिंग स्लोली, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये वर्ड स्लोली किसके मानी में इजाफा कर रहा है? कि वो चल रहा है, कैसे चल रहा है? सर वर्ब को। वर्ब के मायने में। हाँ, वर्ब के मानी में। देखिए, वॉक को कर रहा है, तो ये जो स्लोली होगा ये एडवर्ब होगा। और इसका ये एडवर्ब इसलिए होगा क्योंकि ये इसका जो रोल है वो ये है कि इसने इस वर्ब को डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब का मतलब उसके मीनिंग में इजाफा किया है। याद रखें, एडजेक्टिव और चीज़ होती है। एडजेक्टिव तो नाउन को क्वालिफाई करती है ना, प्रोनाउन को। लेकिन जो एडवर्ब है वो वर्ब को, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। ये भी आपको मैं मिसाल देता हूँ। इसी तरीके से मैं आपको एक उसी बंदे के बारे में बता रहा हूँ जो चल रहा था कि ही इज़ हैंडसम। ही इज़ हैंडसम, एक बंदे की जो है गुड लुक्स की बात हो रही है, ही इज़ हैंडसम, ये हमने लिख दिया। तो ये हैंडसम एडजेक्टिव है। अगर मैं लिखूं ही इज़ वेरी हैंडसम, ठीक हो गया, वेरी हैंडसम। हैंडसम एडजेक्टिव है या नहीं है, मुझे आप पहले ये बताएं। है सर, हैंडसम क्योंकि एडजेक्टिव ही है। हाँ, क्योंकि देखो ना, इस प्रोनाउन को क्वालिफाई करा है क्योंकि अब इस हैंडसम को, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करा है एक और वर्ड, वेरी। तो वेरी क्या होता है फिर, बताएं। वेरी इस किसको क्वालिफाई कर रहा है? सर एडजेक्टिव को। वेरी एडजेक्टिव को। वेरी यहाँ पे सर ये वर्ब है वर्ब है। जो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई। हाँ, ये एडवर्ब है। तो ये दो डेफिनेशन तो पूरी उतर होगी, देखे ना। अब आपने पढ़ा कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वो यहाँ मैंने बात साबित की। फिर मैंने एडवर्ब के बारे में कहा कि भाई ये एडजेक्टिव होता है, तो मैंने ये बात साबित की यहाँ। अब मैंने एक और बात की कि भाई एडवर्ब एक और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। अगर आप ये देखेंगे, जो पहला जुमला है, ही इज़ वॉकिंग, अगर मैं वेरी यहाँ लगा दूं, ही इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली यहाँ, तो ये एक सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको, ही, ठीक है, ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली। ही इज वॉकिंग, थोड़ा सा पेन इसका, वेरी स्लोली। अच्छा, अभी हमारे पास ये जो पूरा सेंटेंस है इसके अंदर 5 वर्ड्स हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें ही क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि जी बताओ कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये वर्ड, ये क्या है, ये एमडी कैट में आता है। या ये भी आ जाता है कि भाई ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन फिर ये कौन सा है। या जी आगे उसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं, वो आपको मैंने बुक सेंड की है ना, वहाँ से हम करेंगे। अच्छा, ये प्रोनाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्किंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। वेरी और स्लोली दोनों एडवर्ब हैं, ठीक हो गया। लेकिन इन दोनों एडवर्ब का फंक्शन डिफरेंट है। ये डिफरेंट बुनियादों पे एडवर्ब हैं। इनकी एडवर्ब होने का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। तो क्राइटेरिया क्या है, कोई आप में से बता सकता है कि वो इन दोनों का जो रोल है, बीइंग एन एडवर्ब, वो कैसे डिफरेंट है? जी सर जो सर। स्लोली एडवर्ब है वो एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और हम्म, जो वेरी है वो एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इन्होंने ठीक बताया है कि ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली। तो ये इस स्लोली का रोल तो ये है कि ये इस वॉकिंग को बता रहा है कि बंदा कैसे चल रहा है, अभी बहुत आहिस्ता चल रहा है, वेरी स्लोली। तो ये जो है, अम, लेकिन ये जो वेरी है ये इस स्लोली को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडवर्ब दोनों हैं, लेकिन इनका डिफरेंट क्राइटेरिया है दोनों का एडवर्ब होने का, कि एक जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है और एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी एडवर्ब की, कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, अदर एडवर्ब को। तो क्या ये आपको समझ आ गया पूरा, बताया आप लोग मुझे, क्लियर टू यू? सर इसको अगर आप समझ नहीं आएगी यस तो आप, सर। जी, नहीं समझ आई? किसने कहा नहीं समझ आई? नो कहा किसी ने आप में से? आगे नहीं समझ, चले। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, और इस तरह यह है कि बुक भी को भी पढ़ें, इस लेक्चर को भी दोबारा देखें। अच्छा, वो मैं नॉट बता रहा था कि नॉट किस बुनियाद पे एडवर्ब है। तो उसमें ये इस बुनियाद पे है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि ही डज नॉट स्टडी, जैसे। तो ये नॉट जो है ना, इसका इफेक्ट तो स्टडी पे ही है ना, जो कि एक वर्ब है। इस नॉट का इफेक्ट जो है, मॉडिफिकेशन जो है, स्टडी पे ही हो रही है। इसलिए ये क्या हुआ, नॉट क्या हुआ, बताएं।
एडवर्ब हुआ। एडवर्ब हुआ। इस तरीके से मैं अगर एडवर्ब। इस तरीके से मैं अगर मैं ये कहता हूँ, ही इज नॉट ईटिंग, तो ये नॉट ईटिंग जो है, ईटिंग को नेगेटिव कर रहा है, तो इस लिहाज से ये भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो लफ्ज़ हो वो फिक्स हो। मैंने आपको वो चेयर की एग्जांपल दी थी, याद है कि चेयर जो है वो मोस्टली नाउन है, लेकिन वो भी वर्ब भी हो सकता है। हमारा टाइम अभी 5-7 मिनट्स है हमारे पास। तो ये जो है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। नमाज का भी टाइम होने वाला है, बस हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं बच्चों, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। तो आज हमने क्या पढ़ा, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया तीनों को, ठीक है। वो जो तीन पहले पढ़ लिए थे उनका मैंने बताया, और हमने आज सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं। कल से हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे जो है, एक मिनट, कल से हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस की टाइप्स वगैरह। मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर लूँ ज़रा।